नमस्कार साथियों। पिछले वीडियो 7-8 वीडियो में हमने उपसर्ग के बारे में पढ़ा था। अब हम अगला टॉपिक शुरू कर रहे हैं उपसर्ग के बाद प्रत्यय। तो देखिए प्रत्यय किसे कहते हैं और प्रत्यय टॉपिक में कैसे कैसे प्रश्न आते हैं। आज की चर्चा रहेगी प्रत्यय की परिभाषा, प्रत्यय के प्रकार और प्रश्नों की प्रकृति। प्रत्यय शब्द दो शब्दांशों से मिलकर बना है, प्रति प्लस अय। अब कुछ पुस्तकों में इसका शाब्दिक अर्थ दिया हुआ पीछे जुड़ना। प्रत्यय भी ध्यान रखें है क्या, शब्दांश है। प्रत्यय क्या है, शब्दांश। शब्द और शब्दांश का अंतर पहले ही हमारा क्लियर हो चुका है। शब्द ऐसे होते हैं जिनके अर्थ शब्दकोश में मिलते हैं, जबकि शब्दांशों के अर्थ शब्दकोश में नहीं मिलते हैं, इसलिए ये शब्दांश है, इनके भी स्वतंत्र रूप से कोई अर्थ नहीं है। अब परिभाषा देखिए। परिभाषा में वे शब्दांश, शुरुआत हम यहीं से करेंगे। वे शब्दांश जो किसी मूल शब्द के, यहाँ पर भी आपको मूल शब्द जैसे उपसर्गों में भी मूल शब्द का ध्यान रखना था, तो वे शब्दांश जो किसी मूल शब्द के अंत में या पीछे जुड़कर, अंत में या पीछे जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करें। नए शब्दों का निर्माण अथवा उसके अर्थ में परिवर्तन ला दे, अथवा उसके अर्थ में परिवर्तन ला दे, वो प्रत्यय कहलाते हैं। परिभाषा को पुनः समझिए। ऐसे शब्दांश जो किसी मूल शब्द के अंत में या पीछे जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करे या नए अर्थ को प्रदान करने वाले शब्द निर्मित करे, वो प्रत्यय कहलाते हैं। अब एक प्रश्न बार बार प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जाता है, प्रत्यय और उपसर्ग में अंतर क्या है। तो वे शब्दांश जो किसी मूल शब्द के पूर्व में आगे प्रारंभ में जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं, वो तो उपसर्ग कहलाते हैं। और पीछे जुड़कर मूल शब्द के अंत में जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, प्रत्यय। तो ये अंतर ध्यान रखें। और उसके साथ आप विश्लेषणात्मक दृष्टि से दोनों टॉपिक उपसर्ग और प्रत्यय को पढ़ लोगे तो एक ऐसा प्रश्न भी आता है कि किस शब्द में उपसर्ग एवं प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है, ऐसा प्रश्न भी पूछा जाता है। तो उसका सॉल्यूशन करने के लिए आपको उपसर्ग और प्रत्यय दोनों ढंग से क्लियर करने होंगे। अब हम चर्चा करते हैं प्रत्यय के प्रकार की। आप लोगों ने पढ़ा होगा प्रत्यय के प्रकार दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक प्रत्यय का प्रकार है कृत, कोष्ठक में मैं लिख रहा हूं कृदंत। और दूसरे प्रत्यय का नाम है तद्धित, कोष्ठक में तद्धितांत। ये दो नाम इसलिए अभी बताता हूं, तद्धितांत। अब कृत और तद्धित दोनों प्रत्यय की परिभाषा समझिए। प्रत्यय के प्रकार से कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्रश्न भी पूछा जाता है, कौन से में कृत प्रत्यय लगा हुआ, कौन से में तद्धित है। कृत और तद्धित की पहचान कैसे करनी है तो समझिए। सबसे पहले कृत प्रत्यय की बात करें। हिंदी में, संस्कृत में क्रियाओं के लिए क्या शब्द प्रचलित है, धातु। संस्कृत में क्रिया पदों के लिए धातु प्रचलित है, उन्हें हिंदी में क्या कहते हैं, क्रिया। तो पहले थोड़ा सा हम धातुओं की क्रिया के बारे में बातचीत करें। क्रिया किसे कहते हैं, जब किसी कार्य का करना या होना पाया जाए या किसी वस्तु की स्थिति अथवा अवस्था या किसी घटना के घटित होने का बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, क्रिया। तो हिंदी में सामान्यतः क्रियाओं के पीछे ना लगा रहता है। तो क्रियापद, जितने भी धातुएं या क्रियापद हैं, उन क्रियापदों के साथ जुड़ने वाला प्रत्यय क्या कहलाता है, कृत प्रत्यय कहलाता है। पहले इस कृत प्रत्यय को क्लियर कर लें, उसके बाद मैं तद्धित वापस बताऊंगा, इसलिए कृत को ढंग से पढ़िए। जैसे उदाहरण देखिए, परिभाषा तो आपकी क्लियर हुई कि हिंदी में क्रियापदों अर्थात धातुओं के अंत में जुड़ने वाला प्रत्यय क्या कहलाएगा, कृत या कृदंत प्रत्यय। जैसे मैंने लिख दिया पढ़ना प्लस आई। अब ये प्लस का निशान भी लगाना गलत है, क्योंकि प्रत्यय लगने पर संधि नहीं होती है। अमूमन पुस्तकों में सब जगह प्लस दे दिया जाता है, जो कि है तो गलत, लेकिन अब चलता है। एग्जाम हॉल में भी आपके प्रश्न पत्र में प्लस का निशान मिलता है। प्लस का मतलब तो संधि है, संधि यहाँ होती नहीं है। तो पढ़ना प्लस आई क्या शब्द बनेगा, पढ़ाई।
ऐसे ऐसे दूसरा लिख रहा हूं मैं, गाना प्लस ऐया गवैया। ऐसे ऐसे शब्द लिखा मैंने, घूमना प्लस अक्कड़ घुमक्कड़। इन तीनों उदाहरणों को देखिए। यहां से मैं बताना चाहूंगा, पढ़ना, गाना और घूमना ये क्या है? क्रियापद, जिन्हें हम क्या कहते हैं? धातु। ये जो प्रत्यय है कौन कौन से? आई, ऐया और अकड़, इन प्रत्ययों को हम क्या कहेंगे? कृत प्रत्यय। और जिनके अंत में कृत प्रत्यय लग गया वो क्या कहलाएंगे? कृत प्लस अंत कृदंत। तो मूल रूप से जो दो दो नाम लिखे गए थे वो आप समझ गए होंगे। इस प्रत्यय का नाम तो कृत है, और जो जिस शब्द के पीछे ये कृत प्रत्यय जुड़ गया तो वो शब्द क्या कहलाएगा? कृदंत, जिसके अंत में कृत प्रत्यय हो। अब मान लीजिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्रश्न आ गया कि निम्न में से किस में कृत प्रत्यय है या कृदंत प्रत्यय है, तो आपको ये ध्यान रखना है, आपको सबसे पहले यही काम करना है, मूल शब्द और प्रत्यय अलग अलग करो, और अलग अलग करते ये चेक करना है कि क्या मूल शब्द क्रिया है, अर्थात धातु है तो वो कृत है, धातु नहीं है तो वो तद्धित है। ये ध्यान रखना है आपको, ये पहचान जरूरी होनी चाहिए कि कृत कौन सा है, तद्धित कौन सा है। तो सबसे पहले आपको क्रियाओं का थोड़ा ध्यान रखना है। हिंदी में सभी क्रियापदों के अंत में ना लगा रहता है। किसी काम का करना या होना, अथवा किसी वस्तु की अवस्था या स्थिति, अथवा किसी घटना के घटित होने का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? क्रिया कहलाते हैं, जिन्हें हम पृथक से अलग से टॉपिक्स पे पढ़ेंगे। तो ये तो हुई कृत की परिभाषा। एक बार पुनः सुन लीजिए कि ऐसी क्रियाएं जिनके अंत में प्रत्यय जुड़ते हैं उन प्रत्ययों को क्या कहते हैं? कृत प्रत्यय। अर्थात संस्कृत में क्रिया के लिए धातु शब्द है, प्रचलित है। उन धातुओं के अंत में जुड़ने वाले प्रत्यय कृत प्रत्यय कहलाते हैं। अब हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे तब बताऊंगा कि इस कृत प्रत्यय के 5 उपभेद हैं। इनको हम पृथक से लेंगे। 5 उपभेद हैं। कृत के कितने उपभेद हैं? 5। जैसे नंबर 1 कर्तृवाचक, कर्मवाचक, करणवाचक, भाववाचक और क्रियाबोधक। ये इसके 5 उपभेद हैं। किसके उपभेद है? कृत प्रत्यय के ये 5 उपभेद है। कर्तृवाचक, कर्मवाचक, करणवाचक, भाववाचक और क्रियाबोधक। इनको हम आगे लेंगे। पहले तद्धित की परिभाषा समझ और कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं वो भी हम बात चर्चा करेंगे। दूसरा जो प्रत्यय का भेद है उसका नाम है तद्धित, और इसको तद्धितांत भी कहेंगे। परिभाषा समझिए। हमने कृत प्रत्यय की परिभाषा में पढ़ा कि क्रियाओं के साथ जुड़ने वाले प्रत्यय कृत कहलाते हैं। अब यहाँ पर क्रिया पदों के अतिरिक्त, अर्थात क्रियाओं को छोड़ दो और शेष क्रिया पदों के अतिरिक्त संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और अव्यय, कुछ अव्यय के भी उदाहरण मिलते हैं। तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और अव्यय शब्दों, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय पदों के साथ जुड़ने वाले प्रत्यय क्या कहलाते हैं? तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। अभी ये प्रश्न आया एलडीसी 2018 जो हुई अधिनियम सेवा चयन बोर्ड से, उसमें आया कि विशेषणों के साथ जुड़ने वाले प्रत्यय कहलाते हैं। तो सीधा सा उत्तर था तद्धित। कोई सा भी निकाल के पूछ ले, संज्ञा शब्दों के साथ जुड़ने वाला प्रत्यय, सर्वनाम के साथ जुड़ने वाला प्रत्यय, तो आप ध्यान रखें वो कौन सा होगा? तद्धित होगा। केवल क्रियाओं के साथ जुड़ने वाला प्रत्यय है वो क्या है? कृदंत। आप पहचानोगे कैसे? आप जिस शब्द के अंत में प्रत्यय लगा हुआ उसको अलग करो, फिर जो शब्द बचा है उसको देखो, क्या ये शब्द क्रिया है? क्या इसके पीछे ना लगा हुआ है? क्रिया है तो कृदंत, क्रिया नहीं है तो वो या तो संज्ञा होगा या सर्वनाम या विशेषण या अव्यय। तो ऑटोमेटिकली कौन सा हो जाएगा? तद्धित। उदाहरण देखिए। उदाहरण में मैं चर्चा करना चाहूंगा। सबसे पहले जैसे मैंने उदाहरण लिखा, समाज प्लस एक क्या हो गया? सामाजिक।
उदाहरण देखो, अपना प्लस पन, अपना पन, और इसी अपना में मैं त्व प्रत्यय जोड़ दूं तो क्या बन जाएगा, अपना त्व। ऐसे ऐसे मम में ता प्रत्यय जोड़ा तो ममता, निज में ता प्रत्यय जोड़ा तो निजता, निजत्व, ममत्व। तो ये सर्वनाम के साथ जुड़ने वाले प्रत्यय। अब विशेषण के उदाहरण देखिए, चतुर, चतुर में यह प्रत्यय जोड़ा, शब्द क्या बना, चातुर्य। ऐसे ऐसे मधुर, मधुर में मैंने ता प्रत्यय जोड़ा तो क्या बन गया, मधुरता। और नेक्स्ट शब्द मैं लिख रहा हूँ सुंदर, सुंदर में मैं यह प्रत्यय जोड़ता हूँ तो शब्द क्या हो जाएगा, सौंदर्य। ऐसे ऐसे इधर और उदाहरण लिख रहा हूँ, काला, काला में मैं ऊटा प्रत्यय जोड़ता हूँ तो क्या हो जाएगा, कलूटा। तो ये यहाँ से लेके चतुर, मधुर, सुंदर और काला क्या है, ये सभी क्या है, विशेषण। उदाहरण अभी के भी देख लीजिए, बाहर प्लस ई, बाहरी, भीतर प्लस ई, भीतरी, बाहरी, भीतरी। ऐसे ऐसे दो उदाहरण और ले लेता हूँ, सुनार प्लस इन, सुनारिन, शेर प्लस नी, शेरनी, मोरनी, जाटनी, राजपूतनी, ऐसे खूब सारे शब्द हैं। अब ध्यान से समझिए, मैं इस परिभाषा को विस्तार से बता रहा हूँ। सबसे पहले जो समाज, सुनार और शेर है वो क्या है, संज्ञा शब्द। अपना, अपना, मम और निज क्या है, सर्वनाम शब्द। और ये क्या हो गया इधर, विशेषण। और यहाँ पर ये भी विशेषण है काला, और ये दोनों क्या हो जाएंगे, अव्यय। अब परिभाषा में हमने यही बताया, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय। तो इधर संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और अव्यय, इनके साथ जुड़ने वाले ये प्रत्यय, ये जो दिख रहे हैं आपको, मैंने कोष्ठक में इनको राउंड किया है, इक, इन, नी, पन, त्व, ता, ये, उटा, ई। इन प्रत्ययों को हम क्या कहेंगे, इन प्रत्ययों को हम कहेंगे तद्धित प्रत्यय। और इधर देखिए, ये जो शब्द बने हैं, सामाजिक, अपनापन, अपनत्व, ये सभी शब्द इधर कलुटा, बारी, भीतरी, ये शब्द क्या कहलाएंगे, तद्धितांत। जिसके अंत में तद्धित प्रत्यय लगा हुआ हो वो क्या कहलाएगा, तद्धितांत। तो आप लोग दोनों की परिभाषा को ध्यानपूर्वक समझ लीजिए, याद रख लीजिए। किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में ऐसा कोई प्रश्न आए, कई बार पूछे जा चुके हैं और भी पूछे जाएंगे, तो ध्यान होना चाहिए कि पहली बात तो यही है, मोटे तौर पर आपको ये तो पता चलना चाहिए कि इसमें कृदंत प्रत्यय है और इसमें तद्धित है। तो जिन शब्दों, हिंदी में क्रियापदों के अतिरिक्त संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और अव्यय शब्दों के साथ लगने वाले प्रत्यय क्या कहलाएंगे, तद्धित। और जिस शब्द के अंत में तद्धित प्रत्यय जुड़ गया तो वो शब्द क्या कहलाएगा, तद्धितांत। दीर्घ संधि हुई है, तद्धित प्लस अंत, वहां पर भी कृत प्लस अंत, कृदंत व्यंजन संधि हुई थी। तो क्रियाओं के साथ लगने वाले प्रत्यय कृत, और क्रिया के अतिरिक्त संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और अव्यय के साथ जुड़ने वाला प्रत्यय तद्धित। तो ये तो आपकी परिभाषा की बात। अब हम कुछ विशेष बातें जो प्रत्यय के बारे में ध्यान रखने योग्य हैं उनको समझेंगे, जरूरी भी है, वो याद होनी चाहिए आपको। हाँ तो साथियों, पहली बात, ध्यान रखने योग्य बातों में पहली बात,
इन बातों का आप विस्तार से अध्ययन करते हुए यदि इस टॉपिक को पढ़ोगे तो प्रत्यय सबसे आसान टॉपिक माना जाएगा, कोई गलती आपकी नहीं होगी। नंबर 1 बात, प्रत्यय लगने पर संधि नहीं होती, अर्थात आप लोग जो संधि पढ़ के आए हो उस संधि के नियम यहाँ फॉलो नहीं होंगे, संधि नहीं होती। अर्थात प्रत्यय जुड़ता है तो संधि नहीं होती। संधि नहीं होती तो होता क्या है? अब होता क्या है ये समझिए। इसका मैं पहला उप बिंदु बना रहा हूं और उस उप बिंदु को ध्यान से समझिए। प्रत्यय का पहला वर्ण, प्रत्यय का प्रथम वर्ण यदि स्वर हो, ध्यान से समझिए, प्रत्यय का पहला वर्ण यदि स्वर हो तो उस स्वर की मात्रा मूल शब्द के अंतिम वर्ण में जुड़ जाएगी। उदाहरण देखिए, जैसे मैंने उदाहरण लिखा शिक्षा प्लस अक, शिक्षा के साथ अक प्रत्यय जोड़ना। अब देखना संधि हो रही है कि नहीं हो रही। मूल शब्द क्या है? शिक्षा। शिक्षा शब्द मूल है, इसके अंत में क्या है? आ का स्वर है, ठीक है। मैंने कहा प्रत्यय का पहला वर्ण क्या है? प्रत्यय खुद का पहला वर्ण क्या है? अ। अब इस ए की मात्रा किस में जुड़ेगी? आ में। तो आ की जो मात्रा शिक्षा में आ की मात्रा थी वो तो हट जाएगी, उसकी जगह क्या लग जाएगी? ए की मात्रा, और शब्द क्या बन जाएगा? शिक्षक। ये संधि नहीं हुई, ये हुआ क्या है? ये एक मेल हुआ है। तो प्रत्यय के अंदर पहली बात ये ध्यान रखें कि प्रत्यय का पहला वर्ण नंबर 1 प्रथम वर्ण यदि स्वर हो तो उस स्वर की मात्रा मूल शब्द के अंतिम वर्ण में जुड़ जाएगी। जैसे और उदाहरण देखिए, दूसरा उदाहरण दे रहा हूं। शब्द लिखा मैंने सुगंध, और इस सुगंध में इत प्रत्यय लगाता, क्या प्रत्यय जोड़ता? इत। तो स्वाभाविक बात है, आप सबको पता चल गया होगा, शब्द क्या बन जाएगा? सुगंधित। अर्थात इस ई की मात्रा कहाँ जुड़ जाएगी? मूल शब्द के अंतिम वर्ण में जुड़ जाएगी। ऐसे ऐसे प्रत्यय के खूब सारे उदाहरण है, और देखिए। अब मैंने शब्द लिखा है, शब्द लिख देता हूं पड़ोसी। ध्यान से देखिए, पड़ोसी। अब मैं पड़ोसी शब्द में क्या प्रत्यय जोड़ता हूं? इन। अब इन प्रत्यय जोड़ूंगा तो मूल शब्द के अंतिम वर्ण में क्या स्वर है? मूल शब्द का अंतिम वर्ण है बड़ी ई। अब बड़ी ई की जगह क्या करना है आपको? छोटी ई बदल देना, क्योंकि प्रत्यय का पहला वर्ण क्या है? स्वर है। प्रत्यय ये है, ये आपका इत, इन, ये प्रत्यय है, इनका पहला वर्ण क्या है? स्वर। तो जब स्वर हो तो उस स्वर की मात्रा मूल शब्द के अंतिम वर्ण में जुड़ जाएगी। ये देख लीजिए, शिक्षक, सुगंधित, पड़ोसी, ऐसे खूब सारे उदाहरण हैं। तो जहां जहां प्रत्यय का पहला वर्ण स्वर होगा वो मूल शब्द के अंतिम वर्ण की मात्रा की जगह लग जाएगा, तो संधि नहीं हुई। दूसरी बात, प्रत्यय का पहला वर्ण यदि व्यंजन हो तो क्या होगा? प्रत्यय खुद का पहला वर्ण यदि व्यंजन हो तो क्या होगा? मान लीजिए मैं उदाहरण लिख रहा हूं नाटककार। अब देखिए, ये तो हो गया मूल शब्द, और ये क्या हो गया? प्रत्यय। यहां प्रत्यय का पहला वर्ण क्या है? व्यंजन है। तो क्या करना है? ज्यों का त्यों लिख देना है। जैसे मैंने लिख दिया पशु प्लस त्वय, पशुत्व। मानव प्लस ता, मानवता। ऐसे ऐसे मित्र प्लस ता, मित्रता। अब आप ध्यान से समझिए, ये तो हो गए मूल शब्द, ये हो गए प्रत्यय। इन सभी प्रत्ययों के देख लीजिए प्रथम वर्ण क्या है? प्रथम वर्ण व्यंजन है। यही मैं कह रहा हूं कि प्रत्यय का पहला वर्ण यदि व्यंजन हो तो मूल शब्द के साथ ज्यों का त्यों जुड़ जाएगा, नो चेंज। ये एज ए संयोग हुआ है। और यदि मूल शब्द का प्रथम वर्ण स्वर हो तो उस स्वर की मात्रा मूल शब्द के अंतिम वर्ण में जुड़ जाएगी। तो ये तो आप, ये पहली बात हुई, आपको समझ में आई होगी, प्रत्यय लगने पर संधि नहीं होती। दो चीजें ध्यान रखनी है, स्वर से शुरू होगा तो ये कंडीशन, और व्यंजन से शुरू होगा प्रत्यय तो ये कंडीशन। दूसरी बात जो आपको ध्यान रखनी है,
उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। देखिए सेकंड बात, धातुओं को हम हिंदी में क्या कहेंगे? क्रिया। क्रियाओं के साथ प्रत्यय लगाते समय थोड़ी सी विशेष बात ध्यान रखनी। तो पहले तो समझिए, यहाँ पर मैं कुछ चीजें समझा रहा हूँ आपको। मैंने लिखा लिख, पट, चल, खा, ये क्या है? धातुएं। धातु किसे कहते हैं? संस्कृत में क्रियाओं के लिए धातु शब्द प्रचलित है, अर्थात क्रिया का जो मूल अंश है उसे क्या कहते हैं? धातु। क्रिया का मूल अंश धातु कहलाता है। और इस मूल अंश के अंदर हम क्या जोड़ते हैं? ना। अर्थात धातुओं के पीछे ना जोड़कर हिंदी की क्या बनाई जाती है? सामान्य क्रिया। ये हिंदी की सामान्य क्रियाएं बन गई। चलना, खाना, पढ़ना और लिखना, घूमना। तो लिख, पट, चल, खा क्या थी? धातुएं। उन धातुओं के साथ ना जोड़ने पर हमें क्या प्राप्त हुई? हिंदी की सामान्य क्रिया या सामान्य धातु भी कह सकते हो। लिखना, पढ़ना, चलना, खाना, ये सामान्य क्रिया या सामान्य धातु। और ये क्या है? मूल धातु। अब यहाँ महत्वपूर्ण बात यह है कि क्रिया पदों के साथ, इन क्रियाओं के साथ प्रत्यय जोड़ते समय हमारी दूसरी बिंदु की बात यही है कि धातुओं या क्रिया पदों के साथ प्रत्यय लगाते समय ना हटाकर, पहला काम क्या करना है आपको? ना हटाना है और फिर शेष शब्द के साथ प्रत्यय जोड़ना है। जैसे उदाहरण देखिए, मैंने उदाहरण लिखा पढ़ना प्लस आई। ऐसे वैसे उदाहरण लिख रहा हूँ, लड़ना प्लस आकू, और घूमना प्लस अक्कड़। ये तीन शब्द लिखे हैं, ध्यान से देखिए। मैंने कहा क्रियाओं के साथ प्रत्यय जोड़ते समय, ये तीनों क्रियाएं हैं, पीछे ना लगा हुआ। क्रियाओं के साथ प्रत्यय जोड़ते समय पहला काम आपको ये ना हटाना है। ना को क्या करना है? हटाना है। ना हटाकर शेष वर्ण के साथ वो प्रत्यय आपको जोड़ना है। अब पढ़ना में से ना हट गया तो क्या रहा? ध। तो सामने प्रत्यय क्या जोड़ रहे हैं हम? आई। आई में प्रथम वर्ण क्या है? आ। ये आ की मात्रा किस में जुड़ जाएगी? ध में। तो शब्द क्या बन जाएगा? पढ़ाई। वापस आपसे पूछे पढ़ाई में मूल शब्द क्या है, तो फिर आपको क्या नहीं लिखना है? पट नहीं लिखना। कभी कभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछ लेते हैं मूल धातु का, तो पट उत्तर देना है। बाकी सामान्यतः आपको उत्तर क्या देना है? पढ़ना। मूल शब्द हो गया पढ़ना, और क्या हो गया? प्रत्यय आई। ऐसे ऐसे लड़ना प्लस आकू, तो ना तो पहले ही हटा दिया। आ की मात्रा किस में जुड़ गई? रे में, तो लड़ा ऊ। और घूमना प्लस अकड़, घुमक्कड़। अब यहाँ एक और बदलाव हुआ, ध्यान से देखिए। घूमना में से ना हट गया, ए की मात्रा मैं में जुड़ी, तो पहले ही मैं में ए था, ऊ रहा। लेकिन एक बदलाव और हुआ, ये ऊ बड़ा था, यहाँ छोटा हो गया। ये क्यों हुआ? इसका एक कारण है जो 3 नंबर बिंदु हम पढ़ेंगे। तो 2 नंबर बिंदु आपको समझ में आए? एक बार वापस रिपीट कर रहा हूँ कि धातुओं अर्थात क्रियाओं के साथ प्रत्यय जोड़ते समय धातुओं, संस्कृत की धातुओं अथवा हिंदी की क्रियाओं के अंत में प्रत्यय लगाते समय ना हटाकर शेष शब्द के साथ प्रत्यय जोड़ा जाएगा। और मूल शब्द और प्रत्यय अलग अलग करो तो मूल शब्द के पीछे आपको वापस ना लगाना है। चलिए अब विशेष बात तीसरी पे चर्चा करते हैं। तीसरी विशेष बात, प्रत्यय लगने पर कहीं तो मूल शब्द के, यहाँ ध्यान रखिए मैं बार बार एक शब्द बोल रहा हूँ, मूल शब्द। प्रत्यय को हटाने के बाद जो शेष अंश बचता है ना, प्रत्यय हटा देंगे शेष अंश बचेगा, उसको क्या कहें? मूल शब्द। तो प्रत्यय लगने पर कहीं तो मूल शब्द के प्रथम वर्ण में, पहले वर्ण में क्या होती है? वृद्धि। तो कहीं क्या होती है? प्रथम वर्ण में कमी।
लगने पर मूल शब्द के पहले वर्ण में कहीं तो वृद्धि होती है, उस वृद्धि को हम क्या कहेंगे? वृद्धिकरण। अलग से पढ़ेंगे वृद्धिकरण। और कहीं प्रथम वर्ण में क्या होती है? कमी। उस कमी को हम क्या पढ़ेंगे? ह्रस्वीकरण। ये दो अलग बड़े टॉपिक लेकर हम इनको उप विभाजनों में बांट के पढ़ेंगे। उदाहरण देखिए वर्गीकरण और ह्रस्वीकरण के। वर्गीकरण के उदाहरण बता रहा हूं पहले, जैसे ध्यान से देखिए, समाज प्लस एक, व्यवहार प्लस एक, लोक प्लस एक, महात्मा प्लस ये चार उदाहरण मैं किसके बता रहा हूं? वर्गीकरण के बता रहा हूं, अर्थात वृद्धि। ध्यान से देखिए मैं बात क्या कह रहा हूं? प्रत्यय लगने पर मूल शब्द के प्रथम वर्ण में वृद्धि होगी। वृद्धि का मतलब आप ये समझ लीजिए कि सबसे पहला स्वर कौन सा है? ए। बढ़ते क्रम में हम लेंगे और लास्ट क्या होगा? औ। ये वृद्धि कहलाएगी। इधर हम बढ़ेंगे तो वृद्धि कहलाएगी, वापस यूं आएंगे तो क्या कहलाएगी? कमी। ए की जगह आ बन गया वृद्धि, ए की जगह ओ बन गया वृद्धि, लेकिन ओ की जगह ए बन रहा है तो क्या कहलाएगा? कमी। तीर का निशान मैंने यूं किया, ये तो वृद्धि का सूचक है, और यूं करूंगा तो ये कमी का ह्रस्वी का सूचक है, ह्रस्वीकरण। अब ये वृद्धि और कमी कहाँ होगी? मूल शब्द के प्रथम वर्ण। आपको चार उदाहरण लिखे हुए दिख रहे हैं, समाज, व्यवहार, लोक, महात्मा। इनके प्रथम वर्ण के नीचे मैंने नीले कलर से क्या किए? अंडरलाइन किए। ये प्रथम वर्ण है। अब देखिए समाज में एक प्रत्यय जुड़ा, तो पीछे तो प्रत्यय जुड़ गया एक, ये देखिए यहाँ पर एक, और आगे यहाँ पर प्रथम वर्ण में क्या हो गया? ए का आ बन गया। ये वृद्धि और ह्रस्वी क्या है? कमी क्यों होती है? ये उच्चारण के कारण होती है। लंबे समय से भाषा के प्रयोगकर्ताओं द्वारा जब उच्चारण किया जाता है तो उच्चारण में थोड़ी थोड़ी भिन्नता और बदलाव आने लग जाते हैं, उसकी वजह ये वृद्धि और ह्रस्वी है। ऐसे ऐसे व्यवहार में एक प्रत्यय जुड़ा तो शब्द क्या बन गया? व्यावहारिक। और लोक में एक प्रत्यय जुड़ा तो क्या बन गया? लौकिक। और लास्ट है शब्द महात्मा में यह प्रत्यय जुड़ा तो क्या हो गया? महात्म्य। महात्म्य। तो आप लोग ये ध्यान रखिए कि मूल शब्द के प्रथम वर्ण में, ये चारों उदाहरण मूल शब्द के प्रथम वर्ण में वृद्धि के बताए गए। यहाँ देख सकते हो सभी में ए का क्या बना है? आ, लेकिन इसमें ओ का क्या बना है? औ। लोक में एक मात्रा थी अर्थात ओ की मात्रा, एक प्रत्यय लगा तो औ की मात्रा। ऐसे ऐसे योग में एक लगाता हूँ यौगिक, ओ से औ। तो कई प्रकार के बदलाव है, जैसे सेना में ए की मात्रा एक प्रत्यय लगाए, सैनिक ऐ की मात्रा, तो ये वृद्धि कहलाएगी। ऐसे कुछ कमी के ह्रस्वीकरण के उदाहरण देखिए। ह्रस्वीकरण में हमें स्वरों में सबसे लास्ट औ है उससे कम करना है। मूल शब्द के प्रथम वर्ण में औ की जगह कुछ बनेगा, यानी वापस चलेंगे। मान लो आ की जगह ए बन रहा है, वो भी ह्रस्वीकरण कहलाएगा। तो ये काफी महत्वपूर्ण बात है, परीक्षा में इससे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। इस बिंदु को आप ढंग से समझ लीजिए। अब हम उदाहरण देख रहे हैं ह्रस्वीकरण के, और उदाहरण देखिए। जैसे सबसे अच्छा उदाहरण है लूटना, लूटना प्लस एरा, पीना प्लस अक्कड़, मीठा प्लस आई, हाथी प्लस इनी। अब देखिए मूल शब्द है लूटना, प्रथम वर्ण क्या है? ऊ बड़ा, लेकिन एरा प्रत्यय जुड़ा, क्या हो गया? लुटेरा। ऊ छोटा हो गया पीछे तो एरा जुड़ा ही जुड़ा, लेकिन मूल शब्द के प्रथम वर्ण में बड़े ऊ का छोटा ऊ बढ़ गया, तो ये कमी हुई। क्या हुई? प्रथम वर्ण में कमी हुई। ऐसे पीना में मूल शब्द का प्रथम वर्ण ई बड़ी है, अक्कड़ प्रत्यय जुड़ा तो ई की मात्रा क्या हो गई? छोटी हो गई, ई अक्कड़। मीठा में प्रथम वर्ण क्या है? मूल शब्द मी, ई बड़ी है, आई प्रत्यय लगा, ई की मात्रा क्या हो गई?
छोटी होगी, मिठाई। ऐसे ऐसे हाथी में मूल शब्द का प्रथम वर्ण क्या है? आ है। प्रत्यय क्या जुड़ा? इन्हीं। शब्द क्या बन गया? हाथी। तो मेरे कहने का मतलब मूल शब्द के प्रथम वर्ण में कहीं तो वृद्धि होती है और कहीं कमी। ये चार उदाहरण कमी के, ये वृद्धि के। तो महत्वपूर्ण रूप से आपको तीन बातें बताइए। ये जो तीसरी बात है ये काफी महत्वपूर्ण है, इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे। जिनके हेडिंग वर्गीकरण और हस्वीकरण रहेंगे, जो आगामी कक्षाओं में पढ़ूंगा। और प्रत्येक वापस आज का पूरा रिवाइज कर रहा हूँ। आज जो बताया, सबसे पहले प्रत्यय, प्रति प्लस ए से मिल के बना, शाब्दिक अर्थ माने तो पीछे जुड़ना। वे शब्दांश जो किसी मूल शब्द के अंत में जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं अथवा उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं। प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, कृत एवं तद्धित।